हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग हिंदी के अध्याय 2, ठीक है, अध्याय 1 में हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा को अच्छे तरीके से देख लिए थे कि उससे रिलेटेड कहां कहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज को समझाया गया है। ठीक है, आज हम लोग हिंदी पार्ट 2 के दूसरे चैप्टर को हम लोग देखेंगे, ठीक है, जिसका नाम है 20 के दांत। ठीक है, जिसका नाम क्या है, 20 के दांत। इसके लेखक की यदि हम लोग बात करें तो इसके लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। यदि हम लोग इस पाठ के बारे में बात करें, ये पाठ क्या है? एक तरह से कहानी है। क्या है? कहानी। आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है, ये पाठ का नाम दे देगा कि 20 के दांत, ठीक है। ऑप्शन ए में रहेगा साहित्य, डी में निबंध, 3 में कहानी और डी इनमें से कोई नहीं या इसमें से एक से अधिक। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। ठीक है, कोई भी पाठ हो उसके लेखक के नाम, वो जो पाठ का जो हेडलाइन है, ठीक है, वो क्या है, कहानी है, निबंध है, साहित्यकार है, जो भी है उसको याद करना जरूरी है सबसे पहले। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो लेखक के जीवन के बारे में, क्या क्या कार्य करे अपने जीवन में, कौन कौन से पुस्तक लिखे, उनके परिवार में उनके पिताजी का क्या नाम था, मम्मी का क्या नाम था, इन सारे से भी प्रश्न बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग जन्म देखते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916। जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा ये समझेंगे, बहुत बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि ये जो है इनका जहां जन्म हुआ था, ठीक है, जहां जन्म हुआ था उनका भाषा क्या था। ठीक है, तो इसमें हम लोग जान लेते हैं कि भाषा क्या था। क्या था? ये भोजपुरी भाषी थे, भोजपुरी भाषी, भोजपुरी भाषी। ठीक है, जब ये भोजपुरी भाषी होंगे तो हो सकता है कि इनका संबंध यूपी से हो, क्योंकि यूपी में भी भोजपुरी बोला जाता है। हो सकता है कि इनका संबंध बिहार से हो। तो ये कहां से रिलेट करते हैं? तो ये कहां से है? बिहार से। इसका संबंध कहां से है? बिहार से। अब यदि हम लोग इनके पिताजी के बारे में बात करें, बहुत ज्यादा देखा गया है कि पूछता है कि इन लेखक का नाम दे देगा, इनके पिताजी का नाम क्या था। ठीक है, तो आप लोग को ये सारी चीजें याद करना बहुत जरूरी है। तो इनके पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का नाम था राम अवतार शर्मा। इनके पिताजी का क्या नाम था? राम अवतार शर्मा। और ये जो थे संस्कृत के प्रख्यात प्रख्यात टीचर थे। ठीक है, ये क्या थे? संस्कृत के प्रख्यात विद्वान या टीचर हम लोग कह सकते हैं। अब यदि देखिए इनका संबंध, यदि नलिन बिलोचन शर्मा के संबंध देखे तो ये भी क्या थे? एक शिक्षक थे। शिक्षक थे ये हिंदी भाषा के, हिंदी भाषा के प्रख्यात प्रख्यात विद्वान। ठीक है, इनके पिताजी भी क्या थे? संस्कृत के विद्वान थे। और ये जो नलिन बिलोचन शर्मा है ये हिंदी के विद्वान थे। ठीक है, तो इतना हम लोग समझ चुके हैं। अब इनके माता जी का नाम क्या था? इनके माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा। माता जी का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। अब आपसे ये पूछता है कि ये जो है अपने जीवन काल में कोई ना कोई, देखिए हर कोई है जो कहीं से ना कहीं से अपना शिक्षा ग्रहण करता है। तो ये शिक्षा कहां से ग्रहण किए? तो ये कॉलेजिएट स्कूल, ठीक है, कौन सा इनका संस्थान था? कॉलेजिएट स्कूल। ठीक है, जो कि ये पटना में पड़ता है। कहां? बिहार प्रांत के पटना में। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा जी जो है वे अपनी शिक्षा कॉलेजिएट कॉलेजिएट स्कूल पटना से ग्रहण किए। ठीक है, अब इनके मृत्यु के बारे में पूछेगा। इनकी मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1916 को। 12 सितंबर, एक सेकेंड, सॉरी, ये देखिए मृत्यु जो है ना, ये थोड़ा सा ये डेट इशू है। ठीक है,
ये डेट इशू है, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे, इसको ये डेट इशू है, ठीक है। चलिए छोड़िए इसको, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम बता देंगे, ठीक है। चलिए यदि अब हम लोग इसकी रचना के बारे में बात करें कि नलिन विलोचन शर्मा जी जो है कौन कौन से पुस्तक लिखे, ठीक है। तो सबसे पहले पुस्तक का नाम आता है दृष्टिकोण। ये बहुत बहुत वीवीआई पुस्तक है, इससे हमेशा क्वेश्चन बनेगा, दृष्टिकोण, ठीक है। पहले पुस्तक क्या है, दृष्टिकोण। दूसरा क्या है, साहित्य का इतिहास दर्शन। ये पुस्तक जो दर्शन को समझाता है, ठीक है, दर्शन के बारे में, दर्शन से रिलेटेड है, साहित्य का इतिहास दर्शन। एक तरह से हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार का साहित्य है। क्या है, एक प्रकार का साहित्य। इसके बाद मापदंड, उसके बाद एक पुस्तक का नाम होता है विशेषता प्रेमचंद, जो कि प्रेमचंद के बारे में, उनके जीवनी के बारे में इसमें संक्षिप्त वर्णन है, ठीक है। इसके बाद उनका पुस्तक का नाम होता है आलोचनात्मक ग्रंथ, ठीक है। देखिए ग्रंथ लगा हुआ है तो इनसे हम लोग को समझ जाना कि ये क्या है, ये ग्रंथ से संबंधित पुस्तक है, ठीक है। अब इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो दूसरा, इसके बाद क्या है, 20 किताब, 20 किताब, जो कि यही चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, 20 किताब, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 किताब, ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग पुस्तक की बात करें तो नकेत 2, ठीक है। इसके बाद कौन सा पुस्तक है, नकेत 2। इसके बाद सदला मिश्र, इसके बाद ग्रंथावली, ठीक है। अयोध्या प्रसाद खत्री, अयोध्या प्रसाद खत्री, ये भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जिसको टिक कर रहे हैं उसको याद कर लीजिएगा, अयोध्या प्रसाद खत्री, ठीक है। इसके बाद ये एक प्रकार का क्या है, स्मारक ग्रंथ है, ठीक है। इसके बाद संत परंपरा और साहित्य, संत परंपरा व साहित्य, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। जिसको जिसको वीवीआई बोले हैं उसको आप एक अलग जगह पे टॉपिक वाइज उसको लिख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो कहानी है, ये कहानी है, इसका संबंध किस चीज से है, ये भी आपसे पूछ लेता है कि बता दीजिए कि 20 के दांत जो कहानी है, इसका संबंध, या इस कहानी के बारे में आपसे पूछ लेगा कि संक्षिप्त वर्णन में समझाइए कि ये कहानी किस चीज पे आधारित है। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि ये कहानी जो है मध्य वर्ग से संबंधित है, किससे, मध्य वर्ग से संबंधित है, और मध्य वर्ग से संबंधित है। और इस कहानी में इन किन चीजों पे जोर डाला गया है, तो जोर डाला गया है सामाजिक भेदभाव, किस चीज पे, सामाजिक भेदभाव पे। क्योंकि देखिए अभी जो है पहले से ही लोगों में एक दूसरे के प्रति भेदभाव, रंग रूप का भेदभाव, जाति पाति, ये अभी मतलब क्या बताएं, सदियों से चलते आ रहा है और अभी भी अवेलेबल है। अभी तो लोग मतलब कुछ पढ़े लिखे हैं जो कि इस चीज को नहीं मानते हैं, कुछ मानने वाले भी हैं, कुछ बढ़ाने वाले भी हैं, ठीक है। तो देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा में वो जो क्या था, जो ये मतलब लिखा गया है भीमराव अंबेडकर के द्वारा, तो इसमें इसी चीज पे ज्यादा जोर डाला गया है, जाति पाति पे, ठीक है। और ये भी क्या है, सामाजिक भेदभाव, ठीक है, और लिंग भेदभाव, लिंग भेदभाव, ठीक है, और आक्रामक रूप से स्वार्थ की छाया, यानी कि समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कि अपने अपने ही हित के बारे में बात करेंगे, ठीक है, सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में बात करेंगे, सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे भी है, ऐसे मानसिकता के लोग भी है, ठीक है। तो इसी चीज पे इस कहानी में जोर डाला गया है। यदि अब हम लोग देखिए इस पुस्तक में एक एक शब्द के बारे में आपको पूछ लेगा, ठीक है, कि जो जो वीवीआई यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है उसको हम लिख करके लेके आ गए हैं, ठीक है। वैसे शब्द तो बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन जो आपसे पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा, बस उसी को हम बताएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बस आप लोग बने रहिएगा। शब्द निधि की यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले आता है शब्द बरसाती। बरसाती का अर्थ होता है पोर्टिको, क्या होता है, पोर्टिको। इसके बाद दूसरा का आता है नाज, नाज देखिए नाज का मतलब होता है गर्व, ठीक है, नाज का मतलब क्या होता है, गर्व, ठीक है, यानी कि प्राउड फील करना। इसके बाद देखिए गर्व या गुमान, गुमान भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरे की यदि हम लोग बात करें तो तहजीब, तहजीब का मतलब क्या होता है कि सभ्यता, तहजीब का मतलब क्या है, सभ्यता, ठीक है। सभ्यता या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि रहन सहन, ठीक है, इसी को सभ्यता बोला जाता है। यदि अब हम लोग सोफर की बात करें तो इस कहानी में सोफर शब्द जो यूज किया गया है वो एक ड्राइवर के लिए यूज किया गया है।
तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सोफर का मतलब क्या होता है, ड्राइवर। ठीक है, यदि अब हम लोग सामत की बात करें, सामत, सामत का मतलब क्या होता है, तकलीफ या दुर्भाग्य, तकलीफ, दुर्भाग्य। ठीक है, ये सब हम लोग बोल सकते हैं इसको, सामत का मतलब ये होता है। इसके बाद अब देखिए, थोड़ा सा भाई मेरे जगह कम था, इसलिए इसके बाद से हम यहाँ लिखे हुए हैं, कुछ यहाँ लिखे हैं, कुछ यहाँ लिखे हैं। ठीक है, तो अपने पास वो डिजिटल बोर्ड नहीं है कि एक पीडीएफ लगा दिए और उसको टिक टिक करके खत्म, तो ऐसा नहीं है, मुझे सबसे पहले लिखना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले इसको लिखना पड़ता है मेहनत कर करके, उसके बाद समझाना पड़ता है आप लोगों को। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद हम लोग सख्त की बात करें, तो सख्त का मतलब होता है, सख्त का मतलब होता है कड़ा या कठोर। सख्त का मतलब क्या होता है, कड़ा या कठोर। यदि अब हम लोग 7 नंबर की बात करें, तो 7 नंबर में देखिए, खोखा खोखी। खोखा खोखी का मतलब होता है पुत्र या पुत्री। खोखा का मतलब होता है पुत्र, खोखी का मतलब होता है पुत्री। ठीक है, और इस भाषा के बारे में आपसे पूछेगा कि ये कौन सा भाषा है, तो ये क्या है, बंगाली भाषा। नोट कर लीजिएगा, बंगाली भाषा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है हमेशा। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है कि खोखा खोखी जो शब्द है, ये कौन इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले तो इसका अर्थ होता है बेटा बेटी या पुत्र पुत्री। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा कि ये शब्द कौन सा भाषा का है, तो बता देना है क्या, बंगाली भाषा। इसके बाद यदि हम लोग इसके बाद यदि हम लोग देखें, तो क्या है, फटकना। फटकना, फटकना का मतलब होता है कि निकट आना, किसी के समीप आना, नजदीक आना। ठीक है, चलिए, इसके बाद यदि हम लोग तमीज की बात करें, तो तमीज का मतलब होता है विवेक। ठीक है, या बुद्धि। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे, मतलब आप गलत काम कीजिएगा, ठीक है, तो कोई बोल देता है आपसे कि क्या तुमको तमीज नहीं है। ठीक है, बोलने का तमीज, या मतलब बहुत सारा तमीज हो सकता है, किसी सेंस में इसको यूज किया जाता है। तो तमीज का मतलब होता है भाई मेरे, विवेक या बुद्धि, यानी कि तुम्हारी बुद्धि नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ। ठीक है, तो तमीज का अर्थ क्या होता है, विवेक या बुद्धि। यदि अब हम लोग सोसाइटी की बात करें, तो सोसाइटी का मतलब क्या होता है, सभ्यता। सोसाइटी का मतलब क्या होता है, सभ्यता। यदि हम लोग अब 11 नंबर बात करें, तो रस्क। 11 नंबर में क्या है, रस्क। रस्क का मतलब क्या होता है, ईर्ष्या। रस्क का मतलब क्या होता है, ईर्ष्या। इसके बाद ताल्लुक। ताल्लुक, ताल्लुक का मतलब होता है भाई मेरे संबंध। ठीक है, संबंध। ताल्लुक का मतलब क्या होता है, संबंध, यानी कि देखिए, ताल्लुक का मतलब होता है संबंध। इसके बाद हकीकत। हकीकत का मतलब होता है सच्चाई। हकीकत का मतलब क्या होता है, सच्चाई या वास्तविकता। ठीक है, यदि हम लोग अगला की बात करें, तो दुर्ललित। अब देखिए, ये शब्द जो है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुर्ललित, दुर्ललित का मतलब होता है कि लाड प्यार में बिगड़ा हुआ। ठीक है, दुर्ललित का मतलब क्या होता है, लाड प्यार में बिगड़ा हुआ। इसके बाद, अब इसके बाद यदि हम लोग 15 नंबर शब्द की बात करें, तो इसमें लिखा हुआ है फिजूल। फिजूल का मतलब होता है फालतू। ठीक है, लोग नहीं बोलते हैं कि देखो ना फलना बहुत फालतू लड़का है, जो भी है, तो ये जो है, किसी भी सेंस में इसको, इस शब्द को यूज किया जाता है। तो फिजूल का मतलब क्या होता है, फालतू। इसके बाद वाकिफ। वाकिफ, वाकिफ का मतलब होता है परिचित। वाकिफ का साथ मतलब क्या होता है, आप परिचित। यदि अब हम लोग प्रच्छन्न की बात करें, तो प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपा हुआ। ठीक है, यदि हम लोग देखिए, उसमें श्रम विभाजन में प्रच्छन्न बेरोजगारी पढ़े थे हम लोग, प्रच्छन्न बेरोजगारी। बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी का उसमें मतलब क्या होता था कि प्रच्छन्न मतलब छिपा हुआ, और बेरोजगारी का मतलब बेरोजगारी। तो उसमें बेरोजगारी को प्रच्छन्न और प्रत्यक्ष कारण को माना गया है, किसमें, श्रम विभाजन और जाति प्रथा में। आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग जाकर के देख सकते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि उसमें भी सारा चीज कवर किया हुआ है। अब मात्र 10 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट में आप पूरे चैप्टर के निचोड़ को उसमें रखा गया है, तो आप लोग उसको चाहेंगे तो कंप्लीट कर सकते हैं। आप यदि देखिए 2026 में एक एग्जाम देने वाले हैं इस बार, तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया मेरे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेगा तो इसी सबसे, इसी टॉपिक से बनेगा, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए उस हिसाब से कितना जरूरी है। इसके बाद यदि हम लोग निष्ठुरता की बात करें, तो निष्ठुरता का अर्थ क्या होता है, क्रूर। ठीक है, निष्ठुरता का अर्थ क्या होता है, क्रूर। अब हम लोग इस कहानी को थोड़ा सा समझेंगे, ये कहानी है क्या। तो देखिए, ये कहानी में, पूरे कहानी में ये बताया गया है कि एक सेन साहब होते हैं और एक गिरधर लाल। ठीक है, सेन साहब जो होते हैं,
वो एक उद्योगपति होते हैं इस कहानी में, ठीक है। और उनकी 5 पुत्रियां होती हैं, 5 पुत्रियां। कौन 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 होती हैं, चलिए उनका नाम भी जान लेते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। कौन कौन सी, कहां लिख दे, यहां सीमा। देखिए भैया मेरे, आपको यदि मतलब क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम बोल रहे हैं, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। सीमा, रजनी, रजनी, तीसरी हो गई आलो, आलो, चौथी हो गई आलो, सीमा, रजनी, आलो, सोनाली, सीमा, रजनी, आलो, इसके बाद नाम आता है सोनाली, सोनाली, और 5 नंबर में नाम आता है आरती का, ठीक है। तो यही 5 लड़कियां सेन साहब की थी, ठीक है। और सेन साहब क्या थे, एक उद्योगपति थे। उन्होंने हाल ही में एक कार को खरीदे, ठीक है, कार को खरीदे जिसका कीमत था 7.5, कितना था, 7.5 हजार। सेन साहब जो थे वे हाल ही में एक कार खरीदते हैं, ठीक है। और उस कार का कीमत कितना होता है, 7.5 हजार, ठीक है। तो इस कहानी में 7.5 हजार का सेन साहब अपना एक कार खरीदते हैं, ठीक है। और गिरधर लाल जो था उनके फैक्ट्री में किरानी का काम था, किरानी का काम करता था, किरानी। किरानी का अर्थ ये होता है कि उनकी फैक्ट्री में ये जो गिरधर लाल था वो मतलब देख रेख करता था, ठीक है। चलिए, एक दिन ऐसा हुआ इस कहानी में कि सेन साहब वो तो अपना कार खरीदे बिल्कुल नया, और कोई भी व्यक्ति हो यदि अपना नया चीज या नया गाड़ी खरीद ले तो वो बहुत दाग धब्बे से बचाता है। तो इस कहानी में सेन साहब जो है कार खरीदते हैं, उसके बाद गिरधर लाल का जो पुत्र था उसका नाम क्या था, मदन, ठीक है, मदन था। और इसमें इस कहानी में जो सेन साहब होते हैं उनके पुत्र का नाम क्या था, खोखा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि गाड़ी को मतलब साफ करते समय, ठीक है, सोफर जब गाड़ी को साफ कर रहा था, साफ कर रहा था यानी कि गिरधर लाल, तो उनसे क्या होता है कि गाड़ी पे स्क्रेच आ जाता है, ठीक है, स्क्रेच आ जाता है। उस जो कि सेन साहब को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो नए नए खरीदे थे, ठीक है। कोई भी व्यक्ति हो यदि मान लीजिए कि नया खरीदे हैं आप कोई भी सामान, उस पर स्क्रेच आ जाए किसी के द्वारा तो आप उनके आग बबूले हो जाते हैं, गुस्सा आ जाते हैं। तो सेम कंडीशन उनके साथ भी हुआ था, ठीक है, सेम कंडीशन हुआ था। और ये तो कहानी छोड़ दीजिए, ये कहानी यहीं तक रहने दीजिए। अब एक कहानी इसमें ये भी पूछा जाता है आपसे कि जो खोखा था, मदन था, वो खोखा का कितना दांत तोड़ दिया था, तो 2 दांत, यहाँ पे लिख लीजिए 2 दांत, 2 दांत। अब ये किस लिए तोड़ दिया था, एक लट्टू का खेल होता है, ठीक है। और देखिए खोखा का नाम क्या था, कासू, ये भी लिख लीजिएगा, ये भी लिख लीजिएगा कि खोखा का नाम क्या था, खोखा का नाम कासू था, ठीक है। खोखा का नाम क्या था, कासू। तो कासू जो था, ठीक है, वो अपने दोस्तों के साथ में लट्टू नचा रहा था। और वहीं पे गिरधर लाल का पुत्र पहुंचता है, कौन, मदन, ठीक है, मदन। और वो बोलता है कि भाई मतलब मुझे भी खिलाओ, मुझे भी खिलाओ। तो वो लोग उसे खिलाने से मतलब मना कर देते हैं, ठीक है। मना कर देने के बाद मदन को गुस्सा आता है और ले दरादन, ठीक है। उसमें क्या होता है कि कासू का 2 दांत टूट जाता है, 2 दांत टूट जाता है। तो इसमें दांत टूटने का अर्थ ये समझाया गया है कि वो एक उद्योगपति का पुत्र था और ये गरीब का पुत्र था, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि वो जो है उनका जो घमंड है उसको तोड़ डाला, वो वास्तव में उसका दांत नहीं तोड़ा था, उनके घमंड को तोड़ा था, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो एनसीईआरटी बुक से आप एक बार उसको पढ़ भी सकते हैं, टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा। नहीं भी पढ़े हैं तो इस टॉपिक को आप कहीं ना कहीं नोट डाउन करिए, इसको याद कर लीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा, आपसे वादा करता हूं, ठीक है। यदि इससे बाहर क्वेश्चन चल गया आप एग्जाम देके आइएगा और अब क्या बताए,
जितने जो हो सके आप बोल सकते हैं, ठीक है। उस कमेंट में आपका रिप्लाई कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो समझ लीजिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई मेरे, ठीक है। यदि आप लोग को ऐसा ही वीडियो चाहिए तो आप लोग थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है, क्योंकि मुझे आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। हम किसी वीडियो में मतलब ये नहीं बोलते हैं कि भाई मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ऐसा शब्द कभी मेरे मुंह से नहीं आया है, लेकिन आप लोग का भी थोड़ा सा ये बनता है कि हम आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए लाइट लाइट का अपने पास उतना अच्छा व्यवस्था नहीं है, फिर भी आप लोग के लिए लेकर के आ गए हैं, ठीक है। अपने पास उतना मतलब क्या बताएं, छोड़िए ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। तो भाई मेरे आप लोग समझ सकते हैं स्थिति परिस्थिति सब, अब क्या बताएं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना है।